हेलो एंड वेलकम बैक। शिराज खान व्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है, जहां हम आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं एक रियल लाइफ इंस्पिरेशनल वीडियो। उसी तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियो, जहां पर हम आपको अपने एक नए मेहमान से मिलाने वाले हैं, जिन्होंने अपना सफ़र रोहतक के एक छोटे से गांव से शुरू किया और यूएसए से लेकर जापान तक पहुंचे। और आज हमारे नए मेहमान हैं, उनसे हम मिलाते हैं मिस्टर मनोज अत्री। थैंक यू शिराज भाई। और मनोज जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। और दूसरी बात ये कि आपको सबसे पहली बात बता दें कि मनोज जी की शुरुआत में, कि मनोज जी को सबसे पहले लोग जानते हैं, कहते हैं डार्क, टॉल एंड हैंडसम के नाम से ये बड़े फेमस हैं। और इनकी पर्सनालिटी देख के आप लोगों को पता लग ही रहा होगा कि इन्होंने अपनी पर्सनालिटी को ऐसा मेंटेन किया हुआ है। तो खैर मनोज जी, आपसे ज़िंदगी के सफ़र के बारे में हम पूछना चाहेंगे। ये एक एंटरप्रेन्योर हैं, इन्होंने अपने लाइफ का करियर में कहाँ से शुरू किया, कहाँ तक पहुँचे, कहाँ से इनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, इस सब बारे में मनोज जी हमें अपने बारे में बताएंगे। तो मनोज जी, कुछ आपकी शुरुआत से बात करते हैं, कहाँ से अपना करियर आपने स्टार्ट किया, कौन सी एज से आपने काम करना स्टार्ट किया? ओके, थैंक यू शिराज भाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि जो ये काला रंग है इसी से शुरुआत करते हैं। बचपन में बहुत कॉम्प्लेक्स फील करता है कोई भी इंसान जो रंग से काला होता है। भारत देश में एक टैबू तरीके से ये चीज़ बनी हुई है कि कोई भी इंसान जिसका रंग थोड़ा सांवला होता है उसको बचपन से ही थोड़ा सा कम अटेंशन मिलती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो दूसरे फीमेल साइड हो, या फिर कहीं से भी, किसी भी परिवार में भी। मगर यहाँ कुछ अपोजिट है। लेकिन जब दिल्ली जैसे शहर में, बड़े शहर में, मेट्रोपॉलिटन में आप आ जाते हैं, शिराज भाई जैसे बड़ी सोच वाले लोग होते हैं, सब तरीके से आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं और वो आपको अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, नॉट फॉर योर कॉम्प्लेक्स बट फॉर योर अदर क्वालिटीज़। तो आई थिंक ये रंग आपकी एक स्ट्रेंथ बन जाता है और लोग आप में दूसरी क्वालिटीज़ भी देखते हैं और उन क्वालिटीज़ की वजह से आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो शुक्रिया शिराज भाई फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। दूसरा, आपने बात की कि हाँ, एक गांव से जब कोई भी इंसान शहर में आता है, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटी में आता है, लाइक दिल्ली एनसीआर में जब आता है, तो बहुत सारे हिंड्रेंसेस होते हैं, बहुत सारी उनके लिए मुश्किलें होती हैं जिनको उसको पार पाना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। जब हम गांव में रहते थे, फादर मेरे बिजली बोर्ड में काम करते थे, हम 4 भाई बहन थे, चारों पढ़ते थे, तो बड़ी मुश्किल से चीज़ें जो है वो कोप अप हो पाती थी, बिकॉज़ पिताजी की सैलरी उतनी नहीं थी कि वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें कर सकें, बट जितना उनसे कोशिश हो पाई उन्होंने अच्छे से किया। ग्रेजुएशन तक हमने वहीं से किया और ग्रेजुएशन के बाद एक दिन ऐसे ही हम लोग दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, तो हमारे वहाँ क्या है कि कुछ लोगों के पास ज़मीनें ज़्यादा हैं, कुछ लोगों के पास ज़मीनें कम हैं। तो हमारे पास ज़मीनें कम थी, तो एक बार सरकाज़म में ऐसे ही मेरे एक मित्र ने मुझे बोल दिया था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। तो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई डिसाइडेड टू गो आउट ऑफ द विलेज। और उसके शायद दूसरे या तीसरे दिन ही मैं वहाँ से निकल के और दिल्ली आ गया था। तो दिल्ली आ गया था, यहाँ पे मेरे रिलेटिव रहते हैं, उनके यहाँ पे मैं कुछ टाइम तक रहा। और पहली बार जब मैं कनॉट प्लेस पहुँचा, तो वो एक बताने वाला इंसिडेंट है कि जब मैं कनॉट प्लेस पहुँचा तो आई हैड नेवर सीन दो सच हाई राइज बिल्डिंग इन माई लाइफ। तो मुझे लगा कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। उससे पहले मैंने इतनी ऊंची बिल्डिंगें सिर्फ फिल्मों में देखी थी, और मैं कनॉट प्लेस आके बड़ा हैरान हो गया कि यार इतनी लंबी बिल्डिंगें, इतनी ऊंची बिल्डिंगें हैं, यहाँ पे कहीं खो गए, कुछ हो गया, कोई उठा के ले गया, गलत जगह तो नहीं आ गया भैया। अच्छी अपनी वहाँ पे गांव में भैंसें थी, खेत थे, कुछ न कुछ साधन बन जाता है इंसान का। यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि तुम बड़े के चक्कर में और छोटा भी खो बैठो। तो ये सोच के बड़ा मन घबराया, परंतु किसी को क्या पता था कि एक दिन जो
जिस कंपनी ने वो बिल्डिंग्स, सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स कनॉट प्लेस में बनाई हुई हैं, उस कंपनी का नाम है अंसल API। यस। और एक टाइम ऐसा आया था चिराज भाई कि जब मैं हेड ऑफ मार्केटिंग था अंसल API के मॉल्स का, और वो सारी बिल्डिंग्स भी मेरे ही अंडर में थी। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि डेस्टिनी बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है आपके किसी भी काम में, पूरे जीवन के अंदर। तो मेरी किस्मत बड़ी अच्छी रही, अच्छे लोग मिले, और शायद उसी वजह से मैंने भी ग्रो किया ज़िंदगी में। मेरा एक सवाल आपसे सबसे पहले शुरुआत में ये है कि आज आपको लोग यहाँ पर बिज़नेस एंटरप्रेन्योर के नाम से जानते हैं, आपने बहुत नाम बनाया है बिज़नेस इंडस्ट्री में, आप लोगों को सलाह देते हैं, समझाते हैं, उनके बिज़नेस को लेकर उनको गाइड करते हैं, ख़ुद का भी आपका एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। तो ये बाय चॉइस है या बाय चांस है? आप देखिए, मेरी ज़िंदगी मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा बाई चांस है। बाई चॉइस कभी हुआ ही नहीं। अगर हमने कभी ये सोचा कि हम ये बनेंगे, वो तो कभी बने ही नहीं। हम हमेशा वो बने जो हम बनते चले गए, और जब भी हमने कोई मौका आया उस मौके को ग्रैब किया, उस मौके को ग्रैब करके और उसी फील्ड में आगे बढ़ गए। तो मैं ये कहूँगा कि किस्मत का, जैसे मैंने आपको बताया, कि बहुत बड़ा खेल है। और जो लोग ये कहते हैं कि मैं बाई चॉइस बना, कि मैंने अपनी प्लानिंग से सब कुछ हासिल किया है, वो 99% झूठ है। अच्छा। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है, और मेरे आसपास के सर्कल में, मेरे आसपास के लोगों में जितने भी लोगों ने कुछ अचीव किया है, उनकी प्लानिंग से बहुत 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 ज़्यादा उनकी किस्मत का हाथ उनके कामयाब होने में रहा है। और किस्मत, मुझे ऐसा लगता है, दो तरीके के लोगों को मिलती है। एक जो बिना किसी लालच के दूसरे की, इंसान की मदद करते हैं, और दूसरा वो जो मेहनत से कभी नहीं कतराते। तो आप किस्मत पे बिलीव करते हैं? बिल्कुल, मैं दोनों चीज़ों में बिलीव करता हूँ। हार्डवर्क और किस्मत, दोनों चीज़ों में मैं बिलीव करता हूँ। तो इसका मतलब ये है मनोज जी कि आपकी किस्मत ने आपका बखूबी साथ दिया है आपके करियर में यहाँ तक पहुँचने में। तो आप हमें बताएं, आपकी सबसे पहली जॉब और वो क्या एज ग्रुप था जब आपने अपनी लाइफ का करियर स्टार्ट किया? किस एज ग्रुप में स्टार्ट किया? देखिए, ये भी किस्मत है कि कहाँ संदीप आया, उन्होंने मुझे बताया कि कॉमर्स लेना है, तो हमने कॉमर्स पढ़ी। तो फिर वहाँ से कॉमर्स पढ़ी, 11th 12th पास किया गांव के स्कूल से। उसके बाद कॉलेज चले गए। तो कॉलेज में भी ऐसे ही था माहौल। मतलब ये कहानी सारी बाय चांस पे चल रही है? ये सब चॉइस तो कहीं है ही नहीं। चॉइस कहीं पे भी नहीं है। देयर इज़ नो चॉइस। चॉइस तो आपने उस समय बना ली किसी के कहने से, राइट, ठीक है, बट एवरीथिंग इज़ हैपनिंग बाय चांस। देन कॉलेज हैपेंड, पहली नौकरी हुई, उसके बाद वीडियोकॉन टावर में इंटरव्यू देने गए। राइट। वहाँ पे टाई वाई लगा के चला गया, अपने मामा के लड़के के कपड़े पहन के सारे। तो उन्होंने मुझे लगता है कि टाई देख के ही सेलेक्ट कर लिया। उन्होंने कहा बड़े अच्छे कपड़े वपड़े पहने हुए हैं, कुछ ना कुछ तो बेच ही लेगा। राइट। तो आई थिंक आई गॉट सेलेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। और वीडियोकॉन टावर में पहली बार वहाँ पे कोई ढंग की नौकरी मेरी, मुझे ऐसा लगता है कि लगी। तो वो नौकरी से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद IDBI ज्वाइन किया। IDBI के बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड फाइनेंस लिमिटेड में, मैंने स्टैंड चार्ट बैंक में तकरीबन 3.5 साल काम किया। जी हाँ। उसके बाद फिर आई वेंट एंड ज्वाइन DLF। उस टाइम पे DLF का नया वेंचर एक आया था, DLF अमेरिका, उसको मैंने ज्वाइन किया, उसमें मैंने काम किया। देन आई ज्वाइंड अंसल्स, एज आई टोल्ड यू। यस। अंसल के बाद देन आई ज्वाइंड NDTV। सो NDTV, सो एवरीथिंग हैज़ हैपेंड, जस्ट हैपेंड। जैसे हम बात कर रहे हैं कि वो सब बाय चांस होता गया। हाँ, बस वो बाय चांस। यू नेवर प्लान्ड फॉर दिस, ओके? हाँ, और एक स्पेशल बात थी कि मैं जहाँ पे भी जाता था, जिस भी कंपनी में जाता था, मैं उस कंपनी का पूरा एक प्रोसेस समझ के, एंड आई यूज टू गिव एवरीथिंग ऑफ माइन इनटू दैट बिजनेस और इनटू दैट वर्क। मैं अपना पूरा हार्ड वर्क करता था। और आई थिंक शायद ही कोई ऐसी कंपनी होगी जिसमें मैं प्रमोशन मैंने नहीं लिया। आई थिंक एवरी ईयर आई गॉट प्रमोटेड इन ऑलमोस्ट एवरी कंपनी। खैर, आपकी प्रमोशन के बारे में तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि आपने अपना सफ़र जहाँ से स्टार्ट किया, रोहतक से, और वहाँ से आप पहुँचे। इनफैक्ट जो बहुत कम लोगों को चांस मिलता है, USA तक आप पहुँचे, आप जापान तक गए सिर्फ अपने इस काम की वजह से। ये भी आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी।
देखिए बिल्कुल इस बारे में मैं ये कहूँगा कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपको लोगों की मदद करनी चाहिए। जिस भी कैपेसिटी में आप कर सकते हैं आप उनकी मदद करते रहिए, कहीं ना कहीं आपको वो मदद आपके आगे आएगी ज़रूर। उसके लिए ईश्वर हमेशा देने वाला बैठा हुआ है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं आपके पास ज़रूर कोई ना कोई अच्छी चीज़ आती है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ज़िंदगी में ऊपर ही चढ़ता चला गया। देयर वर टाइम जब 2008 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की नौकरी ऑलमोस्ट चली गई थी, हालांकि आई गॉट ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट, बट नौकरी उस टाइम पे रिसेशन का दौर चला था। बहुत बुरी तरह शेयर मार्केट और सब कुछ डाउन आ गया था और नौकरियां सबकी जा रही थी उस टाइम पे भी। और लेकिन उस टाइम पे भी आई थिंक आई वाज सो फॉर्चुनेट जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द पीपल हुम आई हेल्प्ड इन माय लाइफ कि मैं कभी भी दिमाग से कमज़ोर नहीं पड़ा। क्योंकि मेरी ज़रूरतें हमेशा कम रही और मैंने अपने ऊपर कभी भी लग्जरी को हावी नहीं होने दिया और ऐसी चीज़ों को हावी नहीं होने दिया जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है डेली रूटीन में। अपने आप की डिमांड हमेशा अपनी कम रखी और शायद उसी वजह से मुझे ऐसा हमेशा कॉन्फिडेंस रहा बैक ऑफ द माइंड कि यार गुजारा हो जाएगा, पैसे कम भी होंगे गुजारा हो जाएगा, और उसी वजह से नई अपॉर्चुनिटी भी आगे मिलती रही। और ऐसा कभी दिमाग में आया जब आप अमेरिका गए, जापान गए, आपको लगा कि नहीं यार मुझे यहीं के लिए मैं बना था, यहीं पहुंचना था? नहीं, ऐसा कभी भी मेरे दिमाग में नहीं आया और आज भी नहीं आता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश सबसे बढ़िया और सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब अगर कोई है तो वो मेरी कंट्री है और मैं कभी भी यहाँ से नहीं जाना चाहूँगा अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक ऐसी कोई चीज़ हो, चेंज हो जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे वहाँ पे जाके शिफ्ट ही होना पड़े। नहीं तो कोई रीज़न नहीं है अपना देश छोड़ के कहीं और शिफ्ट होने का। आई थिंक हमें टेक्नोलॉजी वहाँ से यहाँ लाके और अपने देश को उससे बेहतर बनाना चाहिए। एब्सोल्युटली, दिस शुड बी दी अप्रोच और वही अप्रोच मैं रखता हूँ। मेरा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बाहर जाके सेटल हो जाऊँ। हालांकि बच्चों के लिए शायद हम एक बार के लिए आगे जाने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में सोचें कि वो शिफ्ट हो जाएं, बट अपने लिए कभी ऐसा नहीं सोचा। चलिए, अच्छा, हम अपने हर इंटरव्यू में एक सवाल सभी से पूछते हैं, आपसे भी मैं ये सवाल पूछूंगा कि अगर मनोज अत्री एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर नहीं होते तो वो क्या होते? मैं शायद किसी एक सरकारी स्कूल में क्लर्क होता। अच्छा। या फिर मैं गांव में ऑर्गेनिक खेती या कुछ और ऐसा कुछ कर रहा होता, या फिर फौज में होता। हाँ, फौज में आप ज़रूर हो सकते थे, मुझे आई एम श्योर अबाउट इट। मैं फौज में होता या पुलिस में होता, मतलब कोई भी ऐसी चीज़, बिकॉज हम लोग सब बास्केटबॉल खेलते थे गांव में, तो जितने भी मेरे दोस्त यार, जितने भी मेरे सर्कल के बच्चे थे वो सारे के सारे सरकारी नौकरियों में लगे हुए हैं, कोटे से भी लगे हुए हैं, कुछ लोग डायरेक्ट भी लगे हुए हैं। तो आई थिंक मैं भी कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी में कहीं ना कहीं होता। और अगर मनोज जी, अगर आप खुद को वैसे कहाँ देखते थे अगर आप यहाँ नहीं थे? तो आप बचपन से होता है बच्चे का ख्वाब होता है, जैसे आपने कहा तो कि भाई मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे ये बनना है, तो आपका भी कोई ऐसा कोई सपना था, ख्वाब था? हाँ बिल्कुल, मेरा एक सपना था। मेरा सपना ये था कि मैं अपने मामा जी से बहुत प्रभावित था। मेरे मामा जी ठीक ठाक बिजनेसमैन थे दिल्ली में, और मैं जब भी देखता था, जब भी यहाँ आता था दिल्ली, उनको देखता था तो वो हमेशा ट्रैवल कर रहे होते थे, कभी जर्मनी, फ्रांस, यूरोप, वो अपना यूएस, कहीं कहीं पे। एंड ही यूज्ड टू वेयर सूट पैंट टाई एंड ही यूज्ड टू रोम इन द कार्स एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम। तो एक उनकी एक बहुत बड़ी छवि मेरे दिमाग में बनी हुई थी और हमेशा मैं उनको फॉलो करने की कोशिश करता था। जब मैं छोटा था तभी भी मैं, जैसे मेले में जाते थे, गांव में मेला लगता था या कहीं पे भी आसपास में जाते थे, तो सब बच्चे खिलौने खरीदते थे। मैं सामान्य ज्ञान की किताब उस टाइम पे खरीदता था। तो वो आई थिंक जो वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में जो नॉलेज थी वो मेरे अंदर बचपन से ही थी। इंग्लिश अच्छी पढ़ लेता था बचपन से ही, मतलब 6th क्लास में वैसे हमारी अंग्रेज़ी ABCD शुरू होती थी गांव में, लेकिन मैं 3rd क्लास में ही मैं आई यूज्ड टू रीड ऑल दी बुक्स ऑफ 7th, 8th एंड 9th क्लास एंड ऑल। तो वो जनरल नॉलेज का मेरे अंदर बहुत बड़ा चस्का था। मेरे अंदर जो आज डिस्कवरी बच्चे देखते हैं, उस तरीके के कोई प्रोग्राम अगर मुझे देखने को मिल जाते थे तो मैं वो बहुत देखता था। कॉमिक्स बहुत पढ़ता था। कॉमिक्स ने भी मेरी इमेजिनेशन को काफ़ी इंस्पायर किया है, काफ़ी बड़ा कर दिया, काफ़ी ब्रॉड कर दिया, सोचने का तरीका बदल दिया। ओके। क्योंकि जिस टाइम पे बच्चे जो है वो किसी
टॉफ़ी खा रहे होते थे उस टाइम पे मैं परमाणु और वो कौन से फ्रॉग थे वो सब पढ़ रहा होता था मैं, सुपर टॉड्स और ये सब। हाँ, ठीक है, तो उस टाइम पे वो एक साइंस को लेके और इन सब चीज़ों को लेके आई थिंक आई हैड समथिंग इन माई माइंड विच वॉज ब्रॉडर देन द अदर पीपल यूज्ड टू थिंक। ओके अच्छा, सबसे पहली चीज़ आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि कोई चीज़ ऐसी अपने गांव की जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कोई मिस करते हैं कि अब आप शहर में आके रहने लगे हैं, यहीं सेटल हो गए हैं, तो आपको लगता है कि नहीं यार बिल्कुल। देखिए, गांव की तो हर चीज़ मिस करते हैं, आज भी मिस करते हैं। गांव में जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, अभी भी मैं जब कभी गांव जाता हूं, देखिए सबसे ज़्यादा तो हम दो चीज़ें तो हर आदमी वहां पे मिस करता है। एक मेरा गांव का टेंपल है जहां पे हर इंसान जाता है, सुबह से बहुत फेमस है। और दूसरा मेरा बास्केटबॉल का ग्राउंड, जो इट वॉज द वे ऑफ लाइफ इन माई विलेज। Means you have to go to the Shiv temple and you have to go to the basketball ground. So Right. those things I miss the most, and the other things which is the love of the people. क्योंकि आज भी जब हम वहाँ पे जाते हैं तो आई थिंक 10 गिलास दूध मुझे ऑफर होता है आसपास के एरिया में, कभी भी जब चले जाएं तो मतलब जो भी पड़ोसी है, जो भी है, सब लोग दूध पिए बिना वहाँ से घर से निकल। ये उनका प्यार है। तो इस तरीके का जो प्यार है वो आज से नहीं, वो जब हम छोटे थे तब भी बिना किसी जाति, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी उसके। एंड आई थिंक ये चीज़ हरियाणा में मैं सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ, क्योंकि अभी जो आरक्षण वाला अभी जो कुछ हुआ था प्रॉब्लम, उससे पहले हमने कभी भी ऐसा ना देखा ना सुना। क्योंकि हम कोई ब्राह्मण है, कोई जाट है, कोई कुछ है, कोई कुम्हार है, कोई कुछ है, बट लोग वहाँ पे एक दूसरे को मतलब यू कैन नॉट कैटेगराइज नहीं कर सकते आप लोगों को, ऐसे बता नहीं सकते कि कौन क्या है। राइट। तो आई थिंक वो एक जो लोगों में भाईचारा वहाँ पे है उसको बड़ा मिस करते हैं, और अपने दोस्तों को मिस करते हैं डेफिनेटली। अब तो काफ़ी सारे यहीं पे आ गए हैं, दिल्ली में भी आ गए हैं काफ़ी लोग, कुछ रोहतक शिफ्ट हो गए हैं, सिटी में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन वी स्टिल मिस ईच अदर। कभी कभार बीच में फ़ोन पे बात हो जाती है, मिल भी लेते हैं। जाहिर सी बात है, कुछ जो पुरानी यादें होती हैं, जो साथ होता है, वो तो कभी छूटता नहीं है, वो हमेशा याद रहता है यादों में। मनोज जी, अभी ये बताएं कि आप कोई ऐसा खुशी का पल जो आपको लगता है कि वाकई में मैंने वो लोगों के साथ कभी शेयर नहीं किया है, मगर वो उसने आपको बहुत खुशी दी है हमेशा, कभी आप उसके बारे में आज भी सोचते हो तो आप खुश होते हो, जो आज हमारे साथ आप शेयर करना चाहें? हाँ, ऐसे बड़े पल हैं शिराज भाई। असल में क्या होता है, जिस इंसान के पास कम होता है ना, उसके लिए ऐसे पल बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बट एक चीज़ थी जो आई थिंक, जो सबसे पहले जब 10th क्लास में मेरे 51% मार्क्स आए थे और मैं दोनों स्कूल में फर्स्ट था, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था कि हुआ क्या है ये। ठीक है, तो मैं फर्स्ट आया। आई थिंक दैट वाज द मोमेंट कि मुझे लगा कि हाँ, मैंने कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है। हालांकि नंबर बहुत कम थे, बट गांव के हिसाब से बहुत ज़्यादा थे, और I think I stood first, तो that was one achievement which I really feel कि मैंने कुछ अचीव किया था पहली बार। और अभी आप की फैमिली के बारे में कुछ बताएंगे कि मतलब आपके कितने बच्चे हैं, और अब आप कहाँ सेटल हैं, और लाइफ में क्या आगे का प्लान क्या है आपका? मैं यहीं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे एक बेटा बेटी हैं, दोनों ठीक ठाक से स्कूल में पढ़ते हैं। जितनी उनकी एक महीने की फ़ीस जाती है, आई थिंक उतनी फीस में तो मैं कॉलेज भी पास करके आ गया था। हाँ, उस दौर में मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 50 years बैक, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 15-20 years बैक। तो 15-20 साल पहले आई थिंक 7-8 हज़ार 10,000 रुपये में तो मैं कॉलेज तक का भी सब कुछ पास करके आ गया था। बिकॉज सरकारी स्कूल में तो मुझे याद है हम 5 रुपये 70 पैसे फ़ीस देते थे। अच्छा। 3 महीने की, और 11th-12th में 17 रुपये 90 पैसे। आई स्टिल रिमेंबर इट। और उसके लिए भी हम घर वालों से 30-40 रुपये ले लेते थे, तो 10-12 रुपये बच भी जाते थे। तो आगे का क्या प्लान है? सर, आगे का प्लान देखिए, चीज़ें चल रही हैं। वी हैव अ स्मॉल एडवर्टाइजिंग बिजनेस, एज यू नो। तो फ्यूचर की कुछ प्लानिंग, जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो आप कर रहे हैं और आपके आने वाले हैं, उसके बारे में अगर हमसे शेयर करना चाहें तो? हाँ बिल्कुल। जो हमारा अभी जो रिसेंट प्रोजेक्ट है, और आई थिंक जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आज की डेट में, वो हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का प्रोजेक्ट है। राइट। जिसमें आपने देखा ही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी फिट इंडिया का नारा दिया है, और हमारे जो
स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में पीछे। तो उसी से इंस्पायर होके हमने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने का एक नया वेंचर शुरू किया है, जिसमें वी विल बी ओपनिंग मल्टीपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस इन विच वी विल बी अलाउिंग स्टूडेंट्स, corporate people, household people and everybody whomsoever wants to do some physical activities, हम उनको अपने यहाँ पे इनवाइट करेंगे खेलने के लिए। और उसके लिए हम टाई अप भी कर रहे हैं डिफरेंट बड़े ब्रांड्स के साथ। लाइक अभी जो गाज़ियाबाद में हमारा 5 एकड़ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आ रहा है, उसके लिए हम दिल्ली कैपिटल्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो वो लोग अपनी एकेडमी वहाँ खोलेंगे। जो फुटबॉल के लिए हम दिल्ली डायनामो, जो अब उड़ीसा एफसी बन गया है, या बेंगलुरु एफसी भी हैं, तो इन लोगों से भी हमारी बातचीत चल रही है, सो दैट दे कैन ओपन देयर अकेडमीज ओवर देयर एंड दे कैन गिवन एक्सपोजर टू एवरीबडी टू लर्न फ्रॉम देम। उसके अलावा बास्केटबॉल और टेनिस का भी प्रोविजन वहाँ पे रहेगा। गोल्फ पटिंग एरिया भी हम वहाँ पे बनाने की सोच रहे हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू द फर्स्ट वन। उसके बाद मोहाली में हमारा दूसरा इस तरीके का प्रोजेक्ट लाने का प्लान है, और फिर लेटर ऑन तकरीबन 5 प्रोजेक्ट इस तरीके के दिल्ली एनसीआर या फिर नॉर्थ इंडिया में आप स्पेशली कहें तो हम लेके आने वाले हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसको आप कहेंगे, मतलब इन हाउस सारे आप खेलों की वहाँ पर सुविधाएं हमें को मिल जाएंगी। बिल्कुल। ऑलराइट। और बड़े नाम होंगे वहाँ पे, बड़ी एकेडमीज होंगी जो सिखाएंगे वहाँ पे। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसका मतलब कि जाहिर सी बात है आपके साथ लोग जुड़े हैं, ताकि जो भी खेल में रुचि रखते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आगे बढ़ने का। और मैं लास्ट में एक बात पूछना चाहूँगा मनोज जी, कि आप उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, स्पेशली उनको इंस्पायर करने के लिए कोई ऐसी बात बताना चाहेंगे, मैसेज कि इंसान जितना सपना देखने में इंटरेस्ट लेता है, उसको पूरे करने में क्या उसको उतनी मेहनत करनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि हाँ हर काम मुमकिन है अगर इंसान चाहे तो? बिल्कुल। देखिए, हर काम मुमकिन है अगर इंसान चाहे तो। उसके लिए उसकी डेडिकेशन का और उसके लिए वो पैशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक इंसान क्या सोचता है। अगर वो दिन रात किसी चीज़ के बारे में सोचता है और उसको करना चाहता है, तो वो डेफिनेटली उसको हासिल कर सकता है, बशर्ते कि उसको अपना सारा तन मन धन सब एक ही डायरेक्शन में लगा के और उसके टुवर्ड्स उसको जाना पड़ेगा, उसको अपना गोल बनाना पड़ेगा, और उस गोल को अचीव करने के लिए उसको जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो डेफिनेटली करनी चाहिए, और 100% अचीवमेंट होगी। दूसरा, मैं फिर से इस बात के ऊपर एम्फेसाइज करूँगा कि जिन लोगों की कोई भी इंसान मदद कर सकता है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितनी ज़्यादा कर सकता है उसको करनी चाहिए, और ये मदद बहुत आगे काम आती है आगे चल के। और इसी की वजह से बहुत सारे लोग, आज मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। वो शायद आपको कभी बताएंगे नहीं, कुछ लोग बता देंगे, कुछ नहीं बताएंगे, मगर इन लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ऐसे लोगों की हेल्प की होगी जिनको उस समय पे उनकी ज़रूरत थी, और उसी की वजह से वो लोग आगे भी बढ़ते हैं। और मेरा तो यही सिद्धांत है कि जितनी ज़्यादा हो सके लोगों की मदद करो, और अपने आप को हमेशा एक्सपोज रखो, नई नई चीज़ें ट्राई करो। हर चीज़ कर सकता है इंसान। राइट। जैसा कि मनोज जी ने कहा कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, अगर डेडिकेशन और पूरी ईमानदारी के साथ आप कोई काम करते हो तो आप अपने मकसद में कामयाब हो सकते हो। और हमेशा लाइफ में एक चीज़ हमेशा याद रखें कि लोगों की मदद करना कभी ना भूलें, क्योंकि आज आप अगर किसी की बिना लालच के और बिना किसी मतलब के हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं ऊपर वाला उसका बदला आपको किसी ना किसी और शक्ल में ज़रूर देता है। और हमारे साथ बात करने के लिए मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जैसा कि आपको मालूम है, हमारे साथ आज के मेहमान थे मिस्टर मनोज अत्री, जो बिज़नेस एंटरप्रेन्योर थे और ज़्यादातर लोग उन्हें जानते हैं डार्क, टॉल एंड हैंडसम पर्सनैलिटी के वजह से ज़्यादा जानते हैं। तो इस वीडियो को मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद बहुत इंस्पायर हुए होंगे, और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब ये वीडियो देखने के बाद मिल ही गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू शिराज भाई, थैंक यू वेरी मच।